क्लास में ये एसएसटी का क्लास है। तो हमने एसएसटी की लास्ट क्लास में बहुत कुछ पढ़ लिया था। हमने वहाँ पर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को शुरू किया था, ठीक है, क्योंकि ये इसका उसी का आगे का हिस्सा है तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को शुरू किया था, लैटिट्यूड की डेफिनेशन देख ली थी, व्हाट इज़ लैटिट्यूड, लैटिट्यूड इज़ एन एंगुलर मेजरमेंट, उसके बारे में जान लिया था। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये सब देख लिए थे लास्ट क्लास में, ठीक है। फिर हमने लॉन्गिट्यूड के बारे में देखा था, लॉन्गिट्यूड से रिलेटेड मेन मेन चीज़ें देखी थी, ओके गाइस। और फिर हमने स्पेशल लैटिट्यूड देखे थे। स्पेशल लैटिट्यूड्स में हमने सारी चीज़ें देख ली थी और फिर हमने देखा था यूज़ ऑफ दिस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो पहला यूज़ क्या था, लोकेशन को पता करना, ठीक है, कि किसी जगह की लोकेशन कैसे पता की जाएगी, वो उसको हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लास में। और दूसरी चीज़ क्या थी, दूसरी चीज़ थी आपका टाइम और डेट की कैलकुलेशन करना, टाइम और डेट की कैलकुलेशन करना, ओके गाइस। अच्छा, बिफोर गोइंग फर्दर मैं आपको कुछ बता दूं कि आप जो वीडियो में नीचे लिंक दिया है उससे आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आप मेरे भी एक टेलीग्राम चैनल उस पर भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी एग्ज़ाम से रिलेटेड, ठीक है। मेरे चैनल का नाम है स्टडी फॉर सिलेक्शन, ठीक है, स्टडी फॉर सिलेक्शन। उसका एड्रेस है @study_FS। इस एड्रेस पे जाकर आप उसे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। सारी की सारी इंफॉर्मेशन, चाहे वो स्पेशल क्लास की हो, सब्सक्रिप्शन क्लास की हो या फिर यूट्यूब क्लास की हो, सब आपको वहाँ पे मिलेगी। साथ ही साथ जितने भी मेरे नोट्स हैं PDF फॉर्म में आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है गाइस। तो उस पर जुड़िए और फॉलो करिए। चलिए हम शुरू करते हैं टॉपिक। लास्ट क्लास का वीडियो जिसने नहीं देखा है वो ज़रूर देख लें, क्योंकि उस वीडियो को देखे बगैर आप इसे समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। हमने बात की थी कि टाइम और डेट की कैलकुलेशन के लिए हम सिर्फ किसका यूज़ करते हैं, लॉन्गिट्यूड का। किसका यूज़ करते हैं, लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड का इस्तेमाल करके हम टाइम और डेट की कैलकुलेशन करते हैं। टाइम और डेट की कैलकुलेशन के लिए हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड के बिना हम टाइम और डेट की कैलकुलेशन कर सकते हैं, नहीं। अब टाइम और डेट की कैलकुलेशन के लिए हमें क्या चाहिए, हमें दो लॉन्गिट्यूड चाहिए। पहला तो जीएमटी। जीएमटी मतलब ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम की अगर हम बात करें तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम क्या बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम क्या बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम, ओके। और दूसरा लॉन्गिट्यूड होता है इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का, 180 डिग्री। इसको हम बोलते हैं 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को, ठीक। तो किसी जगह का भी टाइम और डेट की कैलकुलेशन करने के लिए हमें ये दो चीज़ें मिनिमम पता हो, प्लस एक चीज़ और होनी चाहिए, ठीक है। टोटल कुल मिला के हमें कितनी चीज़ चाहिए, 3। तो अब वो 3 चीज़ें क्या है उनके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। पहला जीएमटी, दूसरा आईडीएल है, ठीक है। जीएमटी और आईडीएल ये दो आपको ध्यान रखना है। इन पर अगर आप थोड़ा सा भी फोकस रखेंगे तो अच्छे से हो जाएगा। अब अगर हम बात करें तो पहली चीज़ हमारे पास है जीएमटी। जीएमटी को थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर आप जीएमटी को समझ लेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा। जीएमटी मतलब क्या है, ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मानक समय, 0 डिग्री देशांतर को हम ये बोलते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं से हमें समय की शुरुआत करनी थी, ठीक है। तो समय की शुरुआत करने के लिए कहाँ से किया जाए, तो इसके लिए क्वेश्चन अराइज हुआ, कहाँ से किया जाए। और जब ये क्वेश्चन अराइज हुआ है ना गाइस, तो उस टाइम पर सबसे पावरफुल नेशन कौन सा था, सबसे ज़्यादा पावरफुल देश कौन सा था, सबसे पावरफुल देश था आपका ब्रिटेन। तो ब्रिटेन ने कहा भैया देखो ऐसा है कि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली तो हम हैं, तो ये समय तो हमारे पास से शुरू होगा। भाई मॉडर्न हिस्ट्री का अगर हम समय देखें तो उस टाइम पर सबसे पावरफुल कौन था, ब्रिटेन। तो ब्रिटेन ने कहा भाई ये पॉइंट हमारे पास से शुरू होगा, ठीक। अगर हम चले जाए मिडिवल में, तो मिडिवल में ये पॉइंट कहाँ से शुरू होता था, मिडिवल के टाइम में ये पॉइंट शुरू होता था अरब के आसपास के रीजन से, ठीक। यहाँ पे आज अरब है, ठीक। तब तो अरब एग्जिस्टेंस में भी नहीं था, ठीक। और अगर हम एंशियंट इंडिया में चले जाएं तो एंशियंट इंडिया या प्राचीन काल में सबसे पावरफुल देश कौन सा था, अपना भारत, ठीक है। तो अलग अलग समय में समय की शुरुआत अलग अलग होती थी। लेकिन अभी क्या है कि अभी मॉडर्न हिस्ट्री में सब आज से 200 साल पहले ये पूछा गया भाई ये कहाँ से पॉइंट शुरू करें, जीएमटी वाला। तो भाई ब्रिटेन ने कहा भाई हम सबसे पावरफुल हैं तो पॉइंट तो हमारे पास से शुरू होगा। तो भाई
ऑब्वियस बात थी, ब्रिटेन सबसे पावरफुल था। अगर आप आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ें या आधुनिक इतिहास पढ़ें तो ब्रिटेन के लिए एक वर्ड आता था कि ब्रिटिश साम्राज्य में कभी अंधेरा नहीं होता था। ठीक है, तो वो एक लॉजिकल स्टेटमेंट था। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन या ब्रिटिशर्स की कॉलोनीज ऑल ओवर वर्ल्ड थी। ठीक है, दुनिया के हर एक कोने पर थी, हर एक अक्षांश पे, हर एक देशांतर पे थी। ठीक है, हर एक देशांतर पे तो थी ही थी। अब क्या है, किसी एक जगह पर अंधेरा होने से पहले दूसरी जगह उजाला हो जाता था, इसलिए ब्रिटिश साम्राज्य में कभी अंधेरा नहीं होता था, ये कहा जाता है। तो ब्रिटेन की अगर हम बात करते हैं तो ब्रिटेन सबसे पावरफुल था। उसने बोला हम पॉइंट हम अपने पास रखेंगे। ठीक है, कहाँ से शुरू किया जाए? तो ब्रिटेन में एक जगह थी ग्रीनविच। ठीक है, वोटिंग हुई, तो वोटिंग में 20 लोग शामिल थे। उस 20 में से 14 लोगों ने इसी जगह के लिए वोट कर दिया, क्योंकि वो उसी जगह पर एक लेबोरेटरी थी, रॉयल लेबोरेटरी के ही मेंबर्स थे। तो जब उन्होंने 20 में 14 लोगों ने ग्रीनविच के लिए ही वोट कर दिया, तो ये पॉइंट कहाँ से शुरू हो गया? ग्रीनविच। तो ग्रीनविच एक जगह है गाइस, कहाँ पे है ये जगह? आपका कहाँ पर है ये जगह? आपका ब्रिटेन, इंग्लैंड में है, इसे याद रखिएगा और इसको ध्यान रखिएगा। क्यों यहाँ से शुरू हो रहा है, मैंने आपको इसके पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया। ठीक है, क्योंकि आप आगे जाके टीचर्स बनेंगे तो बच्चे कभी ना कभी आपसे पूछ सकते हैं, तो मैंने कहा अभी आपको क्लियर कर दूँ। ठीक, जीएमटी के एक तरफ ईस्ट है और दूसरी तरफ वेस्ट है। ठीक है, जीएमटी की लाइन वहां से शुरू हो गई, तो एक तरफ ईस्ट है और दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ आपका वेस्ट है। एक तरफ ईस्ट, दूसरी तरफ वेस्ट। अब जीएमटी से ईस्ट जाने पर आपका टाइम बढ़ता है। ठीक है, और जीएमटी से वेस्ट जाने पर आपका टाइम घटता है। ठीक है, तो अगर हम ईस्ट जाना शुरू करेंगे तो समय बढ़ेगा, मतलब 12 है, रात का 12 है तो सुबह का 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे चलेगा। और अगर वेस्ट जाएंगे तो रात का 12 है, तो पीछे जाएंगे तो रात के 11 बज जाएंगे, फिर 10 बज जाएंगे, ऐसे पीछे जाने लगेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने टाइम बढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक, हमने यहाँ पे क्या किया, हमने टाइम बढ़ाना शुरू कर दिया। अब 24 घंटे का हमें कॉन्सेप्ट आ गया कि 24 घंटे हमें कैसे करना है। अब जैसे ही 24 घंटे पूरे हो गए तो एक दिन चेंज होगा, डेट चेंज होगी। क्या चेंज होगी? डेट चेंज होगी। अब इस डेट को चेंज करने के लिए, ठीक है गाइस, इस डेट को चेंज करने के लिए हमने एक और लाइन डिसाइड कर ली। कौन सी? इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन को अगर देखा जाए तो एकदम जलेबी की तरह सीधी लाइन है, ऐसी कुछ। ठीक है, मतलब इंटरनेशनल डेट लाइन सीधी लाइन नहीं है। जैसे जीएमटी की लाइन एकदम स्ट्रेट होती है, ये वाली लाइन स्ट्रेट नहीं होती है, ये कई जगह से मुड़ जाती है। तो ये कई जगह पे मुड़ क्यों जाती है? ठीक है, इसमें टर्न्स क्यों है? कई जगह पे आप देखेंगे तो यहाँ पर इंटरनेशनल डेट लाइन पे आपको क्या मिलेंगे? टर्न्स। ठीक है, ये मुड़ी हुई है। तो ये मुड़ी हुई क्यों है ना? ये थोड़ा सा जानने वाला है। देखिए, इंटरनेशनल डेट लाइन के एक तरफ ईस्ट है और एक तरफ वेस्ट है। ठीक है, अब ये इंटरनेशनल डेट लाइन जो है, इसकी सबसे खास बात क्या है? ये किसी भी कॉन्टिनेंट या किसी भी लैंड को कट नहीं करती है। ठीक है, कट नहीं करती है। ठीक, ऐसा क्यों? अगर ये लाइन किसी भी लैंड या किसी भी कॉन्टिनेंट को कट करेगी तो उस जगह पर, उस लैंड पर या उस कॉन्टिनेंट में एक ही टाइम में दो डेट्स हो जाएंगी। और दो डेट्स मतलब कंफ्यूजन। ठीक है, आप सपोज करिए लाइन ऐसे जा रही है, मैं इस लाइन के इधर तरफ हूँ, मैंने इधर क्रॉस किया, दिन चेंज हो गया, संडे की जगह मंडे हो गया। अब आप संडे का पेपर देने जाए, लाइन क्रॉस करी, मंडे को पहुंचे, दिक्कत हो गई। तो इस तरह की दिक्कतें ना आए, इसीलिए हमने इस लाइन को किसी भी लैंड से कट नहीं किया है। जहां पर भी लैंड आता है ये लाइन वहां से मुड़ जाती है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये लाइन दो जगह से मुड़ी हुई है, 2 से 3 जगह इसमें काफ़ी सारा टर्न आया। वैसे तो ये काफ़ी ज़्यादा मुड़ी हुई है, लेकिन स्टैंडर्ड तरीके से देखा जाए 3 बार ये मुड़ी हुई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इंटरनेशनल डेट लाइन की अगर हम बात करें, देखिए कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इसको समझना। ठीक, चलिए, तो इंटरनेशनल डेडलाइन समझ में आ गई। अब इसकी लोकेशन देखिए, इसकी लोकेशन क्या है कि अगर इसकी लोकेशन को हम ट्रेस करें, ठीक है, तो इसकी लोकेशन बहुत ही आसान है। आपका एक तरफ ये एशिया,
और दूसरी तरफ आपका नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, और इसके बीच से ये लाइन ऐसे जा रही है। ठीक है, ये आपकी कौन सी लाइन है? ये लाइन है आई डी एल लाइन। अब ये आइडियल लाइन जो है ये किसके बीच से जाती है? ये एक तरफ इस पे नॉर्थ अमेरिका है, दूसरी तरफ क्या है? एशिया है। ठीक है, ठीक, इसके एक तरफ नॉर्थ अमेरिका है यहाँ पर। नॉर्थ अमेरिका मतलब उत्तरी अमेरिका, और इसके दूसरी तरफ वहाँ पे क्या है? एशिया। ठीक, अब एशिया का कौन सा देश एग्जैक्टली उसको कनेक्ट कर रहा है? रशिया, सबसे आखिरी कोने में। और नॉर्थ अमेरिका का कौन सा देश है आपका? अलास्का। अब ये एशिया और अलास्का के बीच में इंटरनेशनल डेट लाइन पर यहाँ पर देखो एक नैरो वाटर बॉडी है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको नैरो वाटर बॉडी मिलेगी। ठीक है, इस जगह पर आपको नैरो वाटर बॉडी मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? एक वाटर बॉडी मिलेगी। ठीक है, इस वाटर बॉडी को हम बोलते हैं स्ट्रेट। कौन सी स्ट्रेट? बेरिंग स्ट्रेट, या हिंदी में से हम बोलते हैं बेरिंग जल संधि। ठीक है गाइस, तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वो कौन सी जल संधि है जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर है? तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर पाई जाने वाली जल संधि है आपकी बेरिंग जल संधि, से ध्यान रखिएगा। ठीक है, बेरिंग जल संधि जो है वो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर है। अब ये जल संधि एक नया वर्ड आ गया, तो ये जल संधि होती क्या है इसको हम जरा समझ लेते हैं, है ना। अगर आप जल संधि को समझ जाएंगे तो आप ज़्यादातर चीज़ों को समझ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए जल संधि को समझ लेते हैं तुरंत। ठीक है, जल संधि, जल संधि। ठीक है, नाम सुनते ही लग रहा होगा आप लोगों को जल की जो संधि होती है जल संधि होती है, नहीं। जल संधि थोड़ा सा अलग चीज़ है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर आपने इसको समझ लिया और आज के बाद आप इसे कभी गलत नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए जल संधि क्या होता है। जल संधि वो एक ऐसा छोटा सा जल का हिस्सा, ए नैरो वाटर बॉडी विच कनेक्ट टू वाटर बॉडी, है ना, जो दो जल को, वाटर वन और दूसरा कौन सा है? वाटर टू को जोड़ रहा है। ठीक है, जल संधि क्या होती है? एक ऐसा जल जो दो जल खंडों को, जो दो जल खंडों को जोड़े तथा दो स्थल खंडों को, स्थल खंड एक और स्थल खंड दो को अलग करें। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखिए ये वाटर और ये वाटर जुड़ता है और ये अलग होता है। तो यहाँ पर भी क्या होता है? यहाँ पर भी दो जुड़ते हैं, दो अलग होते हैं। ठीक है, बेरिंग सी जुड़ता है। ठीक है, और किससे जुड़ता है? किस मतलब कौन अलग होता है? अलग होता है आपका, एक तरफ आपका अलास्का है और दूसरी तरफ क्या है? रशिया। तो गाइस इससे थोड़ा ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि बेरिंग जल संधि किसको अलग करती है, तो रशिया और अलास्का को, और ये कहाँ पर है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर 3-4 क्वेश्चन जो बनते हैं वो मैंने बता दिया। अब देखिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा सीधी नहीं है, कई जगह पे मुड़ी हुई है। एक क्वेश्चन हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर देखा जाए तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के एक तरफ है ईस्ट और दूसरी तरफ है वेस्ट। इंटरनेशनल डेट लाइन से ईस्ट जाने पर हमारा टाइम क्या होता है, सॉरी दिन क्या होता है? बढ़ जाता है। जैसे आज जो डेट है उसके अगले दिन दूसरी डेट होगी। सपोज करिए आज है 19 तारीख, तो कल कौन सी तारीख होगी? कल 20 तारीख होगी, है ना। सपोज करिए आज है 19 तारीख और हम वेस्ट की तरफ चले जाएं तो हमारी डेट कम हो जाएगी, मतलब वेस्ट की तरफ जाएंगे आइडियल से तो डेट पीछे चली जाएगी 18 तारीख। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया है, इसको थोड़ा सुधार लीजिए।
यहाँ पर क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से ईस्ट जाने पर हमारा दिन घटता है, सॉरी डे, एक दिन का नुकसान होता है, ठीक है। और वेस्ट जाने पर हमारा एक दिन क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है, इंक्रीज। देखिए बहुत आसान सा है, थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया है यहाँ पर, ये प्रिंटिंग एरर है, इसको थोड़ा सा भूल जाइए। हाँ अब ध्यान दीजिए, देखिए इंटरनेशनल डेट लाइन के एक तरफ ईस्ट है और एक तरफ वेस्ट है। इंटरनेशनल डेट लाइन से ईस्ट जाने पर हमारा एक दिन पीछे चला जाता है। सपोज करिए कि आज है 19, तो कल क्या हो जाएगा, कल हो जाएगा 18। और इंटरनेशनल डेट लाइन से वेस्ट की तरफ जाने पर हमारा एक दिन आगे चला जाता है, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल डेट लाइन से ईस्ट जाने पर हमारा एक दिन पीछे चला जाता है ना, और वेस्ट जाने पर हमारा एक दिन आगे चला जाता है। ये दोनों लाइनें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों लाइनों के बगैर हम क्वेश्चंस को आगे नहीं देख सकते, ठीक है गाइस। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक। चलिए अब किसी भी जगह पर टाइम और डेट की कैलकुलेशन के लिए, ठीक है, किसी भी जगह के टाइम और डेट की कैलकुलेशन के लिए, ठीक है, हमें तीन चीज़ें चाहिए। पहला तो 0 डिग्री, दूसरा 180 डिग्री, और तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है स्टैंडर्ड मेरिडियन। अब ये स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या होता है, इसे हम बोलते हैं मध्याह्न, ठीक है। हर देश के पास अपना एक स्टैंडर्ड मेरिडियन होता है, ठीक है। इस स्टैंडर्ड मेरिडियन से हम उस देश का क्या नापते हैं, उस देश का लोकल टाइम पता करते हैं। क्या पता करते हैं गाइस, लोकल टाइम। हर देश का अपना एक लोकल टाइम होता है, और उस लोकल टाइम को नापने के लिए हम इस स्टैंडर्ड मेरिडियन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हर देश के पास कम से कम एक स्टैंडर्ड मेरिडियन होती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। अब वो डिपेंड करता है किस पे, कंट्री की विल के ऊपर। जैसे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड मेरिडियन किसके पास है, रशिया के पास, ठीक है, ठीक है, रशिया के पास लगभग 11 के करीब है, ठीक। फिर यूएसए के पास भी अच्छी खासी है, कनाडा के पास भी है, सबके पास एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड मेरिडियन है, ठीक है। और किसी कंट्री के पास जितने भी स्टैंडर्ड मेरिडियन होते हैं, उनके पास उतने ही टाइम जोन भी होते हैं, ठीक। तो सबसे ज़्यादा टाइम जोन किसके पास है, सबसे ज़्यादा टाइम जोन किसके पास है, रशिया के पास है। रशिया के पास सबसे ज़्यादा टाइम जोन पाया जाता है, ठीक है। अब इंडिया की अगर हम बात करते हैं, भारत की, तो इंडिया के पास एक ही टाइम जोन है ना। उस स्टैंडर्ड मेरिडियन वो कहाँ से नापा जाता है, 82.5, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 82.5 ईस्ट, या इसको लिखने का एक तरीका और है, दूसरा तरीका क्या, 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट। ये दोनों सेम चीज़ है, चाहे 82.5 लिखिए या 82.5 डिग्री एंड 30 मिनट लिखिए, ठीक है। तो इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो हम 82.5 ईस्ट से नापते हैं। ये कहाँ से शुरू होता है, ये आपका एक पर्टिकुलर पॉइंट है इलाहाबाद में। इलाहाबाद मतलब आज के टाइम में प्रयागराज हो गया है, तो प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज में एक जगह है, जगह का नाम है नैनी, ठीक है। यहाँ से इस टाइम की हम शुरुआत करते हैं, ठीक है गाइस, तो इसे ध्यान रखिएगा। अब इंडिया का जो टाइम है वो जीएमटी से 5.5 घंटा आगे है ना। ऐसे सेट करते हैं आप लोग, जो घड़ी लेते हैं उसमें क्या करते हैं, तुरंत आप उठा के 5.5 घंटे आगे कोलकाता दिल्ली वाला टाइम सेट कर देते हो। तो क्वेश्चन ये आता है कि 5.5 घंटा ही क्यों आ गए भाई, 4 घंटा क्यों नहीं आ गए, या 3 घंटा पीछे क्यों नहीं। तो देखिए हर चीज़ का एक लॉजिक होता है, तो इसके भी लॉजिक को हम देखते हैं। देखिए इसका जो लॉजिक है, उसके लॉजिक को समझिए। देखिए हमारी पृथ्वी जो है पूरा एक चक्कर लगाती है, चक्कर मतलब 360 डिग्री घूमती है, और उसको 360 डिग्री घूमने में
हमारी पृथ्वी को 360 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगता है? 24 घंटा लेती है। कितने घंटा लेती है? 24 घंटा। तो 1 डिग्री घूमने में कितना टाइम लेगी? 24/360। ठीक है, घंटा घंटे को मिनट में चेंज कर लीजिए, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, मिनट में आ गया। आ गया गाइस, समझ में आया? अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। 6 6 36, 6 4 तो अर्थ को अपने एक्सिस पर 1 डिग्री घूमने में कितना टाइम लेती है? 4 मिनट लेती है। कितने मिनट लेती है? 4 मिनट। पृथ्वी अपने अक्षों पर 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लेती है, तो 15 डिग्री घूमने में कितना लेगी? 1 घंटा। अब ध्यान दीजिए, हमने पूरी पृथ्वी को टाइम जोन में बांट रखा है। भाई टाइम तो 24 घंटा है, तो हमारे पास पूरी पृथ्वी पर कितने टाइम जोन है? पूरी पृथ्वी पर टाइम जोनों की संख्या है 24। ठीक है, और एक टाइम जोन बराबर कितने घंटा? तो 1 घंटा। बराबर कितने देशांतर? 15 डिग्री देशांतर। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है। अगर इन बेसिक चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे तो आई डोंट थिंक कि आप कहीं से कुछ गड़बड़ करेंगे। ठीक है, पृथ्वी को अपने अक्षों पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। और 15 डिग्री घूमने में कितना समय लेती है पृथ्वी? 15 डिग्री घूमने में लेती है 1 घंटा। ये एग्जाम में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, और यहाँ से क्वेश्चन 100% आपको पेपर में मिलेगा। ठीक है गाइस, चलिए, तो 1 डिग्री घूमने में 15 4 मिनट, और 15 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगता है? आपका 1 घंटा। ठीक है, इसी तरह से आपसे कितने भी डिग्री पूछ लिया बता लोगे। ठीक, तो 45 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए, अब यहाँ से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़े तो इंडिया का हमने टाइम लिया है 82.5। ठीक, जीएमटी से नापते हैं, जीएमटी 0 है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे। 82.5 माइनस 0 कितना आएगा? 82.5 आ गया। ठीक, अब पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लग रहा है, तो 82.5 डिग्री घूमने में कितना लेगा? 4 से मल्टीप्लाई कर दो। कर दिया। जैसे ही हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आ जाएगा 330 मिनट। आ गया गाइस? अब ये 330 मिनट जो आ गया, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 300 प्लस 30 मिनट। आ गया। अब ये 300 मिनट को अगर हम 60 से डिवाइड कर दें तो आ जाएगा घंटा। कितना घंटा? 5 घंटा। तो अब देखिए, ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया हमने, तो ये आ गया आपका सिंप्लीफाई होके 5 घंटा 30 मिनट। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक है, ये देखिए, ये लिखा है ईस्ट। क्या लिखा है? ईस्ट। ठीक है, 0 डिग्री से ईस्ट जाने पर टाइम बढ़ता है कि घटता है? बताइए, बढ़ेगा कि घटेगा? तो अगर आप ध्यान देंगे तो 0 डिग्री से ईस्ट जाने पर टाइम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो हमने यहाँ क्या लगा दिया? +5.5। तो इस तरह से हमें ये समझ में आ गया कि ये +5.5 घंटा कैसे आता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने आ गए। उन क्वेश्चन को मैं फटाफट एक क्विक रिवीजन में बता देता हूँ। ठीक है, हमारी पृथ्वी पर पहला क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा। हमारी पृथ्वी पर कितने समय क्षेत्र हैं? तो हमारी पृथ्वी पर टाइम जोन या समय क्षेत्र कितने? 24। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, एक टाइम जोन बराबर कितने घंटा? 1 घंटा। ठीक, तीसरा क्वेश्चन, एक टाइम जोन में कितने देशांतर होते हैं? 15 डिग्री देशांतर। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन, हमारी पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में या 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड घूमने में कितना टाइम लेती है? 4 मिनट। और 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड घूमने में कितना टाइम लेगी? 1 घंटा। ठीक है, उसके बाद भारत का जो मानक समय है वो हम कहाँ से नापते हैं? 82.5 डिग्री ईस्ट से। ठीक है, 82.5 डिग्री ईस्ट से नापते हैं। ठीक, ये पॉइंट कहाँ से शुरू होता है? इलाहाबाद के नैनी शहर से। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? भारत का समय जीएमटी से आगे है कि पीछे है? तो आंसर क्या है? आगे है। कितने घंटा आगे? 5.5 घंटा आगे। तो गाइज, ये हो गए कुछ बेसिक क्वेश्चंस। इन बेसिक क्वेश्चन को अगर आप समझ लेंगे तो आई डोंट थिंक आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम होगी, और बहुत ही आसानी से आप इन सारी चीज़ों को कर सकते हैं। मैंने सारे मोटे मोटे क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर दिए हैं। अब एक जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है उनको भी देख लेते हैं, और आगे के जो हमारे
क्वेश्चंस का सेशन होगा, उसमें भी हम इसको डिस्कस करेंगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स को। ठीक है, आज सिर्फ हम थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स को ज़्यादा देखेंगे। देखिए एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, क्वेश्चन आएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 2 पॉइंट है ए और बी। ए जो है वो 165 डिग्री ईस्ट पर है और बी जो है 165 डिग्री वेस्ट पर है। तो इन दोनों के बीच का समय अंतर कितना होगा? ठीक है, ये लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम है, मैंने आसानी से इसका पूरा निचोड़ बताया। मैंने एक क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन ये बता रहा है कि 2 बिंदु है हमारा ए और बी, मतलब 2 शहर है ए और बी। ए का जो देशांतर है वो 165 डिग्री ईस्ट है और बी का जो देशांतर है वो 165 डिग्री वेस्ट या पश्चिम में है। तो इन दोनों के बीच का समय अंतर कितना होगा? तो देखिए, जब भी आपको 2 देशों के बीच का या 2 बिंदुओं के बीच का समय निकालना होता है तो और दोनों का देशांतर दिया हो, तो आपको सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहली चीज आपको क्या चेक करना है? सबसे पहले चेक करना है डायरेक्शन। क्या चेक करना है फ्रेंड्स? डायरेक्शन। ठीक है, चेक करिए कि डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है। ठीक है, क्लियर है? अब सपोज करिए कि अगर डायरेक्शन सेम है तो जो भी देशांतर दिए हैं उनका आप क्या ले लेंगे? उनका ले लेंगे अंतर। मान लीजिए डायरेक्शन वेस्ट वेस्ट या ईस्ट ईस्ट है तो आप उनका अंतर ले लेंगे। और सपोज करिए कि अगर डायरेक्शन अपोजिट है, अपोजिट है मतलब एक ईस्ट और है एक दूसरा वेस्ट है, तो क्या होगा? आप उन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ने के बाद सपोज करिए आपको x मिलता है। ठीक है, ठीक, पहला स्टेप। अब ये दूसरा स्टेप, क्लियर है? अब तीसरा और सबसे आसान स्टेप, जो भी आपको जोड़ने या घटाने के बाद x मिलेगा आप उसको, ठीक है, 4 मिनट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो ये आपका आंसर आ जाएगा मिनट में। लेकिन अगर वो बोलेगा घंटे में निकालना है तो पहले आप 4 मिनट से मल्टीप्लाई करोगे और 60 से क्या करोगे? डिवाइड करोगे। फिर ये आपका उत्तर किस में आ जाएगा? ये उत्तर आ जाएगा घंटे में, आवर्स में करोगे। ठीक है, तो अगर घंटे में बदलना है तो आप इसको फिर क्या करोगे? 60 से डिवाइड करोगे। ठीक, बात समझ में आई? पहला स्टेप मैं फिर से बता रहा हूँ, पहले आप चेक करोगे कि दोनों लॉन्गिट्यूड के डायरेक्शन क्या है, सेम है कि अपोजिट है। अगर सेम डायरेक्शन होंगे तो आप डिफरेंस लोगे, अंतर लोगे। अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो उन दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद कोई भी आपको नंबर मिलता है, सपोज करिए x, तो आप क्या करोगे? उसमें 4 से मल्टीप्लाई करोगे मिनट में आंसर निकालने के लिए और 4/60 से मल्टीप्लाई करोगे घंटे में आंसर निकालने के लिए। तो प्रोसीजर एकदम क्लियर है, सिंपल है। ठीक है, अब इस प्रोसीजर के हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। ठीक, देखिए पहला स्टेप हम देखेंगे डायरेक्शन। ठीक, पहला स्टेप क्या है? पहले स्टेप में हम देखेंगे गाइस यहाँ पर डायरेक्शन। ठीक, हमने डायरेक्शन देखी, एक डायरेक्शन ईस्ट है और दूसरी क्या है? वेस्ट है। तो हमारे पास अपोजिट केस आ गया, ये वाला आया। तो हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। किसको जोड़ेंगे? 165 प्लस 165, 165 को 165 से जोड़ेंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप हमने क्या किया? 165 प्लस 165 कितना आ गया? 330। ठीक, यही आएगा ना? हाँ, यही आएगा। ठीक, अब 330 आ गया, इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई करके 60 से डिवाइड कर दिया। 0 से 0 कट गया, 3 से 2 कट गया और ये 11 बार, तो कितना आ गया? 22 घंटे आ गया। 3 लाइन में आंसर आया। गाइस कितनी लाइन में आंसर आया? सिर्फ 3 लाइन। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आपको ये क्वेश्चन करने में दिक्कत ही नहीं होगी। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को इन क्वेश्चंस में फंसते देखा है, लेकिन ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। अगर आप इन क्वेश्चन को बेसिक से समझें तो बहुत आसान है। ठीक, आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं इस तरह के क्वेश्चंस आगे के सेशंस में डिस्कस करूंगा। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सारे के सारे आप अपडेट्स लेते रहिए। मेरी प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, एसएसटी की भी और ईवीएस की भी, दोनों को आप फॉलो कर सकते हैं। ओके गाइज,
चलिए अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये तो क्वेश्चंस का एक पैटर्न बता दिया, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, किस तरह से होंगे। ठीक है, ये टाइप 1 का क्वेश्चन था। ठीक, टाइप 2 का जो क्वेश्चन है, टाइप 2 के क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको मैं वो क्वेश्चन जब कराऊंगा तब आपको वो क्लियर हो जाएगा। आज मैं वो क्वेश्चन कराऊंगा नहीं, क्यों? क्योंकि उस क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर हम रियल टाइम में डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका टाइप 1 का क्वेश्चन। आपके पास इसमें 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं, तो टाइप 2 और टाइप 3 को हम आगे वाले सेशन में जब हम के क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे होंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पेपर में क्वेश्चन आता रहता है इस तरह का, तो उसे थोड़ा ध्यान दीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक, और विचार करने के बाद अपने उत्तर को बताएं। ठीक, पहला क्या है? अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, तिथि रेखा को पार भारत से यूएसए जाने वाले व्यक्ति को एक दिन मिलेगा। सही है कि गलत है? बताइए। तो एकदम सही है, अभी तो बताया थोड़ी देर पहले। मैक्सिको से न्यूजीलैंड जाने वाले व्यक्ति को एक दिन खो देगा। ये क्या उल्टा जा रहा है? तो एक दिन खो देगा। ठीक, 12 घंटे घड़ी में दिल्ली में अगर 5:30 बज रहा है तो लंदन में 24 घंटे की घड़ी में समय 0 होगा। ठीक है, 12 घंटे की घड़ी में दिल्ली में अगर 5:30 बज रहा है, 5:30 बजने का मतलब सुबह का 5:30 बज रहा है, तो लंदन में 24 घंटे की अगर घड़ी होगी तो रात के 12 बज रहे हो। एकदम सही है, क्यों? क्योंकि लंदन का टाइम भारत और लंदन के टाइम के बीच 5.5 घंटे का अंतर है। ठीक है, तो सारे कथन सही हैं, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। ठीक है गाइस, तो ये तो बात हो गई किसके बारे में? पहला क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को पहले यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। पृथ्वी के भूमध्य रेखा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, पहला, भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करने वाला सबसे बड़ा अक्षांश है। सही है कि गलत है? भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाला सबसे बड़ा अक्षांश है। ये एकदम सही है। ठीक है, फिर भूमध्य रेखा अक्षांश की एकमात्र रेखा है। भूमध्य रेखा अक्षांश की एकमात्र रेखा जो महान चक्र है। महान चक्र मतलब बृहत्तम वृत्त भी बोलते हैं। महान चक्र का मतलब क्या होता है? महान चक्र का मतलब होता है बृहत्तम वृत्त, या ऐसे ग्रेट सर्किल भी बोलते हैं। भाई इक्वेटर देखिए सबसे बड़ा सर्किल होता है, मैंने लास्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस किया था। ठीक, फिर अगला है, भूमध्य रेखा के पास की साइटें स्पेस पोर्ट के लिए अच्छी है क्योंकि उनके पास अन्य अक्षांशों की तुलना में क्रांतिक गति अति अलग होती है। ऐसा कोई स्टेटमेंट मैंने आपको बताया? नहीं बताया, और ऐसा कुछ होता भी नहीं है, तो ये गलत है। तो इसमें आंसर क्या है? पहला और दूसरा सही है। तो यहाँ पर क्या सही होगा? यहाँ पर आंसर आपका सही होगा ए, बी की सी। तो देखिए ये आपका आंसर सही होगा सी वाला। ठीक है गाइस, ये तो बात हो गई एक क्वेश्चन जो यहाँ पर एग्जाम में आपके यहाँ आता काफ़ी है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वही क्वेश्चन को मैंने इंग्लिश वर्जन लिख रखा है, तो जो इंग्लिश वाले हैं वो भी क्वेश्चन को एक बार तुरंत देख लें, है ना, और इसका आंसर सी कैसे आया एक बार इंग्लिश में पढ़ के समझ लें। ठीक है, अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं और मेरे को मैसेज कर सकते हैं। ओके, ठीक है, आई होप कि आपने देख लिया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड और उसके यूज़ को देख लिया। अब थोड़ा सा चंद्रमा के बारे में जानने थे। चंद्रमा, ठीक है, आपने इनके बारे में सुना ही होगा। चंदा मामा दूर के गाने भी सुने होंगे, चंदा है तू मेरा, सूरज है तू, सब गाने आपने सुन रखे हैं। तो अभी क्या है, अभी यहाँ पे बात करने की बात आ गई। किसके बारे में बात करने की बात आ गई? चंद्रमा। अभी देखिए चंद्रमा के बारे में होता क्या, बहुत ही बेसिक चीज़ है, लेकिन हम इसके बारे में बेसिक नहीं जानते हैं, और बेसिक ना जानने की वजह से हम काफ़ी बार इस तरह के क्वेश्चंस में फंस जाते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपके पेपर में आते हैं तो आप गलत जरूर करते हैं। चलिए पहले देखते हैं। देखिए चंद्रमा की पहली इंफॉर्मेशन जो आपके सामने लिखी है, ठीक है, चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमते हुए
27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है। ठीक है, इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मतलब चंद्रमा 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है। लेकिन फिर भी देखिए 29 और 30 का चांद का महीना होता है भाई। अभी आपने देखा होगा अक्सर ईद जब होती है तो कभी 29 की ईद होती है, कभी 30 की ईद होती है, कभी कभी इस देश में 2 बार ईद हो जाती है, चांद दिखने पर होता है। तो वहाँ पर 29-30 का महीना हो जाता है। और ये क्या है यहाँ पे 27 घंटे 27 घंटे 60 घंटे 43 मिनट है, ऐसा क्यों? तो देखिए होता क्या है, अब इसको समझिए, इसका क्लैरिफिकेशन। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न थी, कई बार मेरे से पूछते रहते हैं, तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न ना हो, मैं उसको समझा रहा हूँ। ठीक है, अभी इसकी ऐसी वजह क्या है, देखिए सन मून को अपना चक्कर लगाने में तो इतना टाइम लगता है। ठीक है, ठीक जहाँ से ए पॉइंट से वो शुरू किया तो ए पॉइंट तक आने में उसको इतना टाइम लगता है। लेकिन उसी दौरान होता क्या है, हमारी पृथ्वी जो है वो भी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए आगे बढ़ती है। तो इस वजह से क्या होता है कि मून को अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आने में कितना टाइम लग जाता है, उसको टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है। कितना लग जाता है? 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट। तो इसीलिए 29 का महीना हो जाता है। लेकिन मून की एक्चुअल साइकिल कितने की है? तो ये याद रखिएगा, मून की एक्चुअल साइकिल ही पूछी जाती है। यही आपको रट्टा मारना है, यही याद रखना है। ठीक है, और इसमें गलत मत करिए। ठीक, जब एक्चुअल पूछे तो ये ऊपर आ लिखिएगा, और पूछे कि भाई पृथ्वी के सापेक्ष कितनी होती है, तो पृथ्वी के सापेक्ष या विद रिस्पेक्ट टू अर्थ ये होती है। ठीक, तो ये मून के बारे में हमने बात कर लिया। अब देखिए यहाँ पर है चंद्रमा की कलाएं। चंद्रमा की कला से क्या मतलब? चंद्रमा की कला मतलब फेज ऑफ मून्स। अब मून हमेशा एक जैसा तो हमको दिखता नहीं है। कभी आपने देखा है चांद को जाके छत से देखिए तो आपको हमेशा एक जैसा नहीं मिलता है। ठीक, चांद शुरू करता है फुल मून से। ठीक है, चांद शुरू करता है देखिए फुल मून से, फिर धीरे धीरे करके ये ऐसे ये साइकिल इसकी चलती है, फिर न्यू मून हो जाता है। ठीक है, फिर आपका, सॉरी उल्टा बोल दिया, यहाँ पर डायग्राम थोड़ा उल्टा बना हुआ है तो उस चक्कर में गलत हो गया। हाँ अब देखो, देखिए चांद जो आपका होता है, चांद आपका शुरू होता है अमावस्या से। ठीक, अमावस्या मतलब यहाँ से शुरू होता है न्यू मून से। न्यू मून मतलब होता है अमावस्या। अमावस्या से शुरू होता है और धीरे धीरे करके दिखना शुरू होता है, और फिर आधे महीने के दौरान ये फुल मून आ जाता है। ठीक है, 14 तारीख का जो चांद होता है वो सबसे बड़ा होता है, सबसे खूबसूरत होता है, सबसे बढ़िया दिखता है। इसीलिए गाना बना है, चौंदवी का चांद हो आफ्ताब हो, है ना? सुना है आप लोगों ने? नहीं सुना हो क्योंकि आप काफ़ी नई जनरेशन के, गाना तो बहुत ही पुराना है। ठीक, तो यहाँ पे आता है तो फुल मून होता है, फिर फुल मून से फिर एक साइकिल चलती है आपका वापस कहाँ पे जाने की, न्यू मून की तरफ। तो इस तरह से ये इसकी साइकिल चलती है। ठीक, तो फुल मून, न्यू मून का मतलब क्या होता है? न्यू मून का मतलब होता है अमावस्या। और फुल मून का मतलब क्या होता है? फुल मून का मतलब होता है पूर्णिमा। तो देखिए एक महीने में एक अमावस्या और एक पूर्णिमा होती ही होती है। ठीक है, अब अमावस्या से पूर्णिमा तक की जो साइकिल होती है, पखवाड़ा बोल रहे हैं, साइकिल जो होती है उसे हम बोलते हैं शुक्ल पक्ष। क्या बोलते हैं बच्चों? शुक्ल पक्ष। और पूर्णिमा से अमावस्या तक के जो पखवाड़ा होता है इसको हम बोलते हैं कृष्ण पक्ष। ठीक है, एक होता है शुक्ल पक्ष, दूसरा होता है कृष्ण पक्ष। ठीक है, नीचे वाला जो है वो शुक्ल पक्ष है, ऊपर वाला जो है वो कृष्ण पक्ष है, डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग ही हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती है, तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत ना हो तो आप इसे क्लियर रखिएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। ठीक, तो एक महीने में कितनी पूर्णिमा होती है? एक, और एक अमावस्या होती है। और चंद्रमा की कला आपको समझ में आ गई। ठीक, इसी चंद्रमा की कला पर अगर देखते हैं तो हमारे पास चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, हमारे पास देखिए एक होता है सूर्य ग्रहण, एक होता है चंद्र ग्रहण। ठीक,
जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है, ठीक है, सूर्य प्लस पृथ्वी के बीच में कौन सा आता है? चंद्रमा। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं चंद्र ग्रहण, ठीक है। और इस पोजीशन को हम बोलते हैं कंजक्शन। क्या बोलते हैं? कंजक्शन। हिंदी में से बोलते हैं युति, ठीक। और इसको में जो कंडीशन डेवलप होती है वो होती है सूर्य ग्रहण की। तो गाइस जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है। इस अवस्था को, इस पोजीशन को हम बोलते हैं कंजक्शन या युति। और सूर्य ग्रहण जो होता है, सूर्य ग्रहण की अगर हम बात करते हैं तो सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या में होता है। कब होता है? अमावस्या में। अमावस्या मतलब ऑलवेज हैपन इन न्यू मून, ठीक। इसे ध्यान रखिएगा। इसका उल्टा जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आती है, ठीक है, इसका उल्टा जो होता है, इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा देखिए यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। इसका उल्टा क्या है? इसका उल्टा ये है कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आता है? पृथ्वी, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं वियुति। इस अवस्था को या इस पोजीशन को हम बोलते हैं वियुति, ठीक है। वियुति या इसको इंग्लिश में बोलते हैं अपोजिशन। क्या बोलते हैं गाइस? अपोजिशन। और इस ये कंडीशन जो होती है ये हमेशा कब होती है? पूर्णिमा में होती है। पूर्णिमा मतलब आपका फुल मून की कंडीशन में होती है। और जब भी फुल मून होता है तभी आपका क्या होता है? चंद्र ग्रहण। तो गाइज यहाँ पर मैंने आपको सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का एक बेसिक कॉन्सेप्ट दे दिया, ठीक है। इसका डायग्राम कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, डायग्राम तो आपको ऐसे ही दिख जाएगा। देखिए सूर्य ग्रहण में क्या होता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाता है? मून। जब ये कंडीशन होती है तो ये हमेशा आपका होता है कब? अमावस्या में। और इसे हम बोलते हैं युति, ठीक है। और इसका उल्टा जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती तो ये कंडीशन पूरी डेवलप हो जाती। तो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की दोनों की कंडीशन मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस कर ली। दोनों कंडीशंस को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और इसको समझिएगा, ठीक है। युति और आपका वियुति ये एग्जाम में आ सकता है, एनसीईआरटी में मेंशन है। तो एनसीईआरटी में मेंशन होने की वजह से ये आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है गाइस। आपको इसे समझना है और इस पर ध्यान देना है, ठीक है। क्लियर है? तो ये तो बात होगी चंद्रमा और चंद्रमा से रिलेटेड क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं। चंद्र ग्रहण हमेशा कब होता है? पूर्णिमा में, मतलब जब फुल मून होता है। और जब भी हमारा सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य ग्रहण हमेशा कब होता है? अमावस्या के दिन। ये दोनों चीज़ों को आपको दिमाग में एकदम सेट रखना है। ओके गाइज, चलिए हमारा अगला जो टॉपिक है उस टॉपिक को देखते हैं। टॉपिक का नाम है ज्वार भाटा। ज्वार भाटा क्या होता है? टाइड्स। व्हाट आर टाइड्स? टाइड क्या होता है इसको समझ लेते हैं और ये कैसे अफेक्ट करता है उसको देख लेते हैं, ठीक। टाइड क्या होता है? टाइड में हमें तीन चीज़ें होती हैं। देखिए पहली चीज़ क्या है? पृथ्वी। दूसरा क्या है? सूर्य। तीसरा क्या है? चंद्रमा, ठीक है। जब पृथ्वी पर सूर्य व चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ठीक है, पृथ्वी पर सूर्य तथा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पानी की लहरों का उठना तथा गिरना, उठना तथा गिरना क्या कहलाता है? वो कहलाता है ज्वार भाटा, ठीक है। ये याद रखिएगा। जो आपके टाइड्स होते हैं गाइस, जो आपके टाइड्स होते हैं, टाइड्स पर आपके पास टाइड्स के ऊपर
दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सन, दूसरा होता है मून। अर्थ पर सन और मून के ग्रेविटेशनल पुल के कारण राइज और फॉल ऑफ वाटर क्या कहलाता है? टाइड। ठीक है, ये पुल जितना ज़्यादा होगा पानी उतना ऊपर और उतना नीचे जाएगा। ठीक, लेकिन अब बात क्या है, अब ये है कि अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि देखिए हमारे पास जो मूवमेंट होता है, किसका मूवमेंट होता है? हमारे पास जो हमारे सन का मूवमेंट होता है। तो सन का मूवमेंट तो फिक्स है नहीं, देखिए बदल रहा है। सॉरी, मून का लगातार चेंज हो रहा है। ठीक है, और अर्थ भी अपने एक्सेस पर घूम रहा है, मून भी अपने एक्सेस पर घूम रहा है, सन भी घूम रहा है, तो सब अपने एक्सेस पर घूम रहे हैं और ऑर्बिट में भी घूम रहे हैं। तो अब इससे क्या हो रहा है कि इनके बीच की कोई फिक्स पोजीशन नहीं है, इनके पास हमारे पास बड़ी सारी पोजीशन आ जाती है। तो जो ग्रेविटेशन होता है इन तीनों पर, ठीक है, सन और मून का जो ग्रेविटेशन होता है वो हर पॉइंट पर अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, अब जो ग्रेविटेशन होता है हर पॉइंट पे डिफरेंट होता है। ठीक, हमको बात क्या करनी, हमको उस ग्रेविटेशन को देखना है जब इन दोनों का ग्रेविटेशन मिनिमम लगे, और दूसरे उस पोजीशन को देखना है जब इन दोनों का ग्रेविटेशन अर्थ पर मैक्सिमम लगे। ठीक है, तो इसको आप समझिएगा। ठीक, अर्थ पर, पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पानी की लहरों का उठना गिरना। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा टाइड किसकी वजह से जनरेट होते हैं, तो एक ऑप्शन होता है सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, दूसरा होता है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण, और तीसरा होता है दोनों के कारण, और चौथा होता है नन ऑफ दिस। तो हमेशा याद रखिएगा दोनों के कारण होता है। हमारा जो ज्वार भाटा आता है वो सिर्फ चंद्रमा नहीं, सूर्य के कारण भी आता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। अब सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण कब अधिक और कब कम लगता है, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, यहाँ पर दो कंडीशन है, एक सिजगी की कंडीशन, दूसरा क्वाड्रेचर की कंडीशन। सिजगी की कंडीशन में क्या होता है? सिजगी एक कंडीशन होती है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सरल रेखा में हो। देखिए, सरल रेखा में, व्हेन अर्थ, मून एंड सन आर ऑन स्ट्रेट लाइन। किस तरह की रेखा में हो? स्ट्रेट लाइन में हो, स्ट्रेट लाइन में हो, एक सरल रेखा में हो। ठीक है, तो जब ये तीनों एक सरल रेखा में होते हैं तो इस अवस्था को हम क्या बोलते हैं? सिजगी। हिंदी और इंग्लिश में सिजगी बोलते हैं। अब देखिए, सरल रेखा जो होती है उसके बीच का कोण कितना होता है? 180 डिग्री। तो जब इन तीनों के बीच का कोण 180 डिग्री होता है, इस अवस्था को हम क्या बोलते हैं? सिजगी। अब देखिए इस पोजिशन, देखिए इस पोजिशन में क्या है कि आपकी मून की ग्रेविटी है और आपकी सन की ग्रेविटी है। ठीक, अब ये दोनों ग्रेविटी कहाँ पर लग रही है? अर्थ पर। तो अर्थ पर एक कंबाइंड ग्रेविटी लग रही है, मून प्लस सन, और इस कंबाइंड ग्रेविटी की वजह से अर्थ पर बहुत ही, हमारी पृथ्वी पर बहुत ही ऊंचे ऊंचे टाइड्स आते हैं, जिसको हम बोलते हैं वृत्त ज्वार, या इंग्लिश में बोलते हैं स्प्रिंग टाइड्स। ठीक है, तो स्प्रिंग टाइड कब आते हैं? जब तीनों के बीच का एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। जब सन, मून, अर्थ एक स्ट्रेट लाइन में हो तो किस तरह के टाइड आते हैं? तब आपका कौन सा टाइड आता है? तब आता है आपका स्प्रिंग टाइड या वृत्त ज्वार। ठीक है, वृत्त ज्वार किस अवस्था में आता है? ये आपका सिजगी की अवस्था में आता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है गाइस, ये हो गया आपका सिजगी के बारे में बात। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? दूसरी कंडीशन। ठीक, दूसरी कंडीशन है आपकी क्वाड्रेचर। क्वाड्रेचर को हम बोलते हैं चतुर्थांश। चतुर्थांश की अवस्था या चतुर्थांश की जो कंडीशन है, इसको समझ लेते हैं। देखिए इसको समझिए, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, सन एंड मून मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज विद ईच अदर। ठीक है, जब पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य व चंद्रमा एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाते हैं तो इस अवस्था को हम क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। अब इस अवस्था को हम चतुर्थांश बोलते हैं, तो इसमें होता क्या है उसको देख लेते हैं। देखिए हमारे पास मून की ग्रेविटी है, ठीक है, और हमारे पास सन की ग्रेविटी है। ओके गाइस, हमारे पास एक मून की ग्रेविटी है और दूसरी ग्रेविटी किसकी है? दूसरी ग्रेविटी हमारे पास सन की है। ठीक, और हमारे अर्थ के ऊपर इन दोनों की कंबाइंड ग्रेविटी लगती है। किसकी लगती है? कंबाइंड ग्रेविटी। ठीक है, लेकिन अब क्या है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है कि नहीं? तो यहाँ पर अर्थ पर जो ग्रेविटी लगेगी, इन दोनों का क्या होगा? रिजल्टेंट, मून माइनस सन। अब मून में से सन क्यों माइनस किया? क्योंकि मून की ग्रेविटी अर्थ पर ज़्यादा लगती है कंपेयर टू सन। ठीक है, सन और मून की ग्रेविटी में किसी ग्रेविटी अर्थ पर ज़्यादा लगती है? मून की ग्रेविटी हमेशा अर्थ पर ज़्यादा लगती है। गाइस इसको थोड़ा सा दिमाग में बैठा लीजिएगा। मून और सन की ग्रेविटी में किसकी ग्रेविटी अर्थ पर ज़्यादा लगती है? आपकी
सन की ग्रेविटी के कंपैरिजन मून की ग्रेविटी ज़्यादा लगती है। क्यों लगती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जबकि सन का मास तो बहुत ज़्यादा है ना। तो दोनों की ग्रेविटी का एकदम अंतर लेते हैं और उसकी वजह से पृथ्वी बहुत ही लो टाइड आते हैं। इस लो टाइड को हम क्या बोलते हैं? लघु ज्वार। क्या बोलते हैं गाइस? लघु ज्वार, या इंग्लिश में बोलते हैं नीप टाइड। तो नीप टाइड या लघु ज्वार आपके सामने आ गया। ठीक है, तो हमने टाइड्स की दो कंडीशन देख ली, एक मैक्सिमम की, दूसरी मिनिमम की। मैक्सिमम कंडीशन में क्या आता है? सिसगी आती है। सिसगी मैक्सिमम कंडीशन में होता है, इस अवस्था को बोलते हैं। तीनों के बीच का एंगल 180 होता है। टाइड किस तरह के आते हैं? स्ट्रॉन्ग टाइड होते हैं, जिसको हम स्प्रिंग टाइड भी बोलते हैं। और सबसे खास बात क्या है? ये तीनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। अब क्वाड्रेचर की पोजीशन में कौन से टाइड आते हैं? नीप टाइड। नीप कैसे टाइड होते हैं? वीक। लघु ज्वार एक वीक टाइड होते हैं। गाइस इसे याद रखिएगा। और तीनों के बीच का एंगल कितना होता है? अर्थ, मून और सन के बीच का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। जब अर्थ, मून और सन के बीच का एंगल 90 डिग्री हो, तब कौन से टाइड आते हैं? नीप टाइड आते हैं। इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है गाइस, टाइड्स के बीच में ये दो तरह की पोजीशन अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। इस पोजीशन को थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा। ओके, चलिए अब यहाँ पर आते हैं और कुछ फैक्ट्स को डिस्कस करते हुए आज के इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट है, दो ज्वार भाटा के बीच का टाइम कितना होता है। देखिए दो ज्वार भाटा जो आते हैं उनके बीच का टाइम कितना होता है, तो ये एकदम स्टैंडर्ड टाइम मैंने यहाँ लिख दिया है। यहाँ पर ये टाइम क्या लिखा है? 12 घंटे। दो टाइड्स के बीच का टाइम पीरियड कितना होता है? 12 घंटे। ठीक है, आपको 12 घंटे याद नहीं रखने, मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको बताया। ठीक है, लेकिन होता क्या है? अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करती है। अब जब अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करती है तो ये टाइम जो होता है ये 26 मिनट से बढ़ जाता है। तो दो टाइड के बीच का एग्जैक्ट टाइम पीरियड कितना होता है? 12 घंटे 26 मिनट। यही पेपर में बार बार आता है, तो ये आपको याद रखना है। इसको रट्टा मार लो है, इसको आप क्या करेंगे? इसको रट्टा मार लीजिए। ठीक है, ऊपर वाला देखिए, दो ज्वार भाटा के बीच का समय अंतराल कितना? 12 घंटे। मतलब अभी यहाँ पे टाइड आया है, ज्वार आया है, तो अब दोबारा कब आएगा? 12 घंटे के बाद। लेकिन जब 12 घंटे का समय होता है उतनी देर में अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट कर लेता है, पॉइंट थोड़ा आगे खिसक जाता है, 26 मिनट का अंतर बढ़ जाता है। अब इस 26 मिनट के अंतर बढ़ने की वजह से दो टाइड के बीच का टाइम पीरियड कितना हो जाता है गाइस? 12 घंटे और 26 मिनट। इसको भूलिएगा नहीं, इसको ध्यान रखिएगा, इसको एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा, दिमाग में एकदम फीड कर लीजिए। ये एग्जाम में क्वेश्चन बार बार आता है, बार बार लगातार कई बार आता है। ठीक है, दो टाइड के बीच का टाइम पीरियड कितना होता है? 12 घंटे 26 मिनट। ठीक है गाइस, इसको एकदम दिमाग में बिठा लीजिए। अब अगली चीज़ क्या है? किसी जगह पर एक दिन में, किसी जगह पर एक दिन में कितने ज्वार भाटा आ सकते हैं? किसी एक जगह पर अधिकतम कितने ज्वार भाटा है? 2। जैसे मैं बैठा हूँ इस जगह पर, यहाँ पर अभी एक ज्वार भाटा आया, तो अब दूसरा कब आएगा? 12 घंटे 26 मिनट के बाद। ठीक है, मान लीजिए अभी रात के 12 बज रहे हैं, तो अब दूसरा कब आएगा? दोपहर के 12:26 पे। अब तीसरा कब आएगा? अगले दिन में आएगा। तो एक दिन में किसी एक जगह पर, किसी एक जगह की बात हो रही है, अधिकतम कितने ज्वार भाटा आ सकते हैं? 2। और पूरी पृथ्वी पर एक ही समय में कितने ज्वार भाटा होते हैं? 2। ठीक है, 2 लो टाइड होते हैं और 2 हाई टाइड होते हैं। ठीक है, देखिए हाई टाइड प्लस लो टाइड ये मिलकर एक फुल टाइड बनाते हैं। ठीक है, इसे याद रखिएगा। तो पृथ्वी पर एक ही समय पर 2 हाई और 2 लो टाइड होते हैं, इसे ध्यान रखना। ठीक, अगर आप इसे ध्यान रखेंगे तो मेरे ख्याल से आपको कोई भी समस्या नहीं होने वाली और आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आई होप कि यहाँ तक आते आते आपको चीज़ें एकदम समझ में आ गई। ठीक है, ज्वार भाटा जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ख़ास बात क्या है, देखिए आपका ज्वार भाटा की अगर हम बात करते हैं, कहाँ चला गया ये, दुनिया के सबसे ऊंचे ऊंचे ज्वार जो है वो कहाँ आते हैं? कनाडा में। और दुनिया के सबसे ज़्यादा ज्वार भाटा भी कहाँ आते हैं? कनाडा में। सबसे ऊंचा ज्वार जो होता है कनाडा में, एक जगह है फुंडी की खाड़ी। कहाँ पर? फुंडी की खाड़ी। फुंडी की खाड़ी में ये मिलेगा, इसे ध्यान रखिएगा। ओके गाइस, तो फुंडी की खाड़ी में दुनिया के सबसे ऊंचे ऊंचे ज्वार भाटा आते हैं। ठीक, अगर हम बात करते हैं तो ज्वार भाटा के बीच का समय अंतराल, मोटी मोटी चीज़ें मैंने सब आपको बता दिया है, लेकिन इसमें एक अपवाद भी है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, ये जो चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट कहाँ है? ये आपका लिखा हुआ है, ये वाला पॉइंट।
इस पॉइंट को अगर आप देखें तो एक दिन में अधिकतम कितने ज्वार भाटे आते हैं? 2। लेकिन इसका एक अपवाद भी, इसका अपवाद क्या है ये आप मुझे बताइएगा। इसका अपवाद है, एक दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहां एक दिन में 2 से ज्यादा टाइड्स आते हैं। तो उस जगह का नाम मुझे जरूर बताएं। वो एक ही अपवाद है और उसको मैं अगली क्लास में क्लेरिफाई भी करूंगा और आपको समझाऊंगा। लेकिन मैंने आपको एक होमवर्क दिया है कि देखें कि आप में से कितने लोग इसे कर सकते हैं, कितने लोगों को पता है, कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि मैं क्या बता रहा हूँ, है ना, और क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ये जो आपका सिसगी की पोजीशन है, जो यह स्प्रिंग टाइड है, ये एक महीने में कितनी बार आते हैं? 2 बार। ठीक है, एक बार आपका फुल मून में आते हैं, एक बार न्यू मून में। ठीक है, महीने में कितनी बार सिसगी की पोजीशन आ सकती है? सिसगी की पोजीशन एक महीने में 2 बार आ सकती है। ठीक है, एक पूर्णिमा के दिन मतलब न्यू मून, और एक अमावस्या के दिन। जब भी पूर्णिमा या अमावस्या होती है तो आपके पास हमेशा क्या होता है? वृहद ज्वार आते हैं। और जो नीप टाइड होते हैं, ठीक है, नीप टाइड या लघु ज्वार जो होते हैं, उनको अगर हम बात करते हैं तो ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, है ना, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की 7वीं और 8वीं तारीख को होते हैं। ठीक है, देखिए कृष्ण पक्ष ये बताया था चंद्रमा की कलाएं, इसीलिए इसको मैंने बताया था ताकि अभी जब मैं पक्ष करूंगा तो आप मेरा पक्ष नहीं ले पाएंगे, तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ ऑलरेडी क्लियर कर दिया है। ठीक है, शुक्ल पक्ष की 7वीं 8वीं तारीख को और कृष्ण पक्ष की 7वीं 8वीं तारीख को आपको क्या मिलेगा? आपको नीप टाइड मिलेंगे। तो नीप टाइड और ये सारे टाइड आई होप कि आपको क्लियर हो गए गाइस। और इसमें ज़्यादातर चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी है, कॉन्सेप्ट आपके सामने है, कॉन्सेप्ट आपको दिख रहा है और कॉन्सेप्ट एकदम मैंने क्लियर कर दिया है। ठीक है, एक बार टाइड्स को समझ लीजिए। टाइट से क्वेश्चन बहुत बनते हैं और टाइट की ये पोजीशन जो मैंने ये बना रखा है ना, ये पोजीशन एग्जाम में आ चुकी है आपके। तो अगर प्रीवियस पेपर देखेंगे तो एज इट इज़ यही क्वेश्चन, ऐसी यही डायग्राम दिया हुआ था। और ये डायग्राम देके उन्होंने क्या किया था, डायग्राम देने का पूछा कि इसमें कौन सा टाइड आएगा, तो आंसर ये हो जाएगा। फिर एक पेपर में ये वाला डायग्राम दिया हुआ था, है ना, और पूछा गया था कौन सा टाइड आएगा, तो नीप टाइड आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन एज इट इज़ पेपर में आते हैं गाइस। ठीक है, जो चीज़ें मैं स्टार्टिंग में बता रहा हूँ इनको एकदम भूलिएगा नहीं, ये आपके पेपर का एकदम मूल मंत्र है। अगर आपने इनको क्लियर कर लिया, आज जो मैंने बताया है, इससे आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन 100% बनेंगे। 20 में 2 क्वेश्चन बहुत होते हैं एक घंटे पढ़ने से। ठीक है, तो आपको मैं धीरे धीरे करके एकदम एग्जाम ओरिएंटेड सब दूंगा और आपके पास अच्छे खासे नंबर होंगे। बट गाइस, मैं अभी भी आपसे बोल रहा हूँ कि आप टीईटी के लिए नहीं बल्कि फाइनल एग्जाम के लिए पढ़िए और हमेशा सब कुछ लेके पढ़िए, है ना। फुल टू हम कुछ जो फॉलो करिए, मेरी क्लासेस को फॉलो करिए। ठीक है, जो भी आपके डाउट्स हैं मैं सब क्लियर करूंगा, आप मेरे से स्टे कनेक्ट रह सकते हैं। ठीक है, मेरे ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, मैंने सब आपको डिटेल बताई है। ठीक है, और आज के लिए फ़िलहाल हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मैंने आपको मोटी मोटी सारी चीज़ें बता दी हैं। ठीक है,